अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कालब और कालबों का मक्ता। स्टूडेंट, कालब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत के हामिल है। कालब से हम बहुत ज़्यादा काम लेते हैं और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो तकरीबन सारी की सारी कालब के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो कालब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अब हम इस चैप्टर के अंदर जो जो मेन की पॉइंट हैं पहली एक्सरसाइज के लिए वो आज हम करते हैं, यानी इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि कालब से मुराद क्या है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कालब का तसव्वुर किसने पेश किया, कालब हमारे पास आया कहाँ से। तो सबसे पहला जो हमारा पास सवाल है वो है कालब का तसव्वुर कब और किसने पेश किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसका आंसर लेते हैं। तो कालब का तसव्वुर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर केले ने पेश किया। यानी कि एक हमारे पास इसके थ्योरी उसने पेश कब की, तो ये 1857-58 में कालब की थ्योरी उसने पेश की। तो पहला हमारे पास जो इसका आंसर बना है कि कालब का तसव्वुर हमारे पास किसने पेश किया, तो इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर केले ने पेश किया। अब अगला है कि कालब से मुराद क्या है, यानी कालब होता क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ लिखी खड़ी है तो उसमें ये कालब है या नहीं है। तो उसका सिंपल सा है कि अगर हम हकीकी अदाद की मदद से मुस्ततिली बनावट बनाएं और उसको ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो कालब बन जाती है। हकीकी अदाद लेने हैं, उसकी मुस्ततिली बनावट बनानी है और उसको ब्रैकेट में क्या कर देना, बंद कर देना है, तो वो आपके पास जो चीज़ बन जाएगी वो कालब है। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 ये मैंने हकीकी अदाद लिए और उनको मुस्ततिली बनावट का मतलब है उनको थोड़ा सा गैप देकर आपने लिख देना है और उनके ऊपर इधर उधर आपने ब्रैकेट लगा देने। तो ये वाली जो चीज़ बन गई ये मेरे पास कालब है। अब इस कालब को हमेशा हम ना कोई किसी न किसी नाम से ज़ाहिर करेंगे। जैसे मैं इस कालब को कालब ए से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये मतलब ये मेरे पास जो कालब है इसका नाम मैंने ए रखा। तो यही हम आगे कह रहे हैं कि कालब के अंदर ये जो हकीकी अदाद होते हैं जैसे 1 2 और 3 और मैंने 4 लिखा, तो इसको हम कालब के अरकान कहते हैं या अंदराज भी कहते हैं। ये कालब में मौजूद हकीकी अदाद को कालब के अरकान या अंदराज कहते हैं। अब कालब को हमेशा ना हम बड़े हरूफ ताजी से ज़ाहिर करेंगे, यानी कालब को जब हमने ज़ाहिर करना हो, जैसे मैंने इस कालब को ए से ज़ाहिर किया है, तो कालब को जब हम ज़ाहिर करेंगे तो बड़े हरूफ ताजी जैसे मेरे पास ए बी सी एम एन वगैरह से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है ना। और जब हम इसके अरकान को अंदर अगर हमने ए बी सी वगैरह यूज़ करनी हो तो वो हम छोटी यानी कि छोटे हरूफ ताजी से ज़ाहिर करेंगे। अब अगला है कि कालब में जो कतार होती है वो क्या होता है। ये मेरे पास जो कालब दिया गया है इसकी जो उफ़ की बनावट या साख़त है, कालब में उफ़ की बनावट या साख़त को कतार कहते हैं। सवाल ये अक्सर पेपर में आता है कि उफ़ की बनावट या यानी कतार से क्या मुराद है। तो कालब में उफ़ की बनावट या साख़त को क्या कहते हैं, कतार कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये ऊपर वाले कालब है 1 2 3 4, तो इसमें हमारे पास कितनी कतारें हैं, तो इसमें हमारे पास 2 कतारें हैं, यानी कि रो 1 और रो 2। अब आगे है कि कालब में कालमों से क्या मुराद है, यानी कि कालब में जो कालम होते हैं वो क्या होते हैं। कालब में कालमों से क्या मुराद है, तो कालब में अमूदी बनावट या साख़त को कालम कहते हैं। अमूदी मतलब उफ़ की हमने ये वाली लेनी है और अमूदी हमने ये वाली लेनी है। उफ़ की बनावट को हम कतार कह देंगे और अमूदी बनावट या साख़त को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला कॉलम है, तो ये वाला कालब है, तो इसमें 2 कॉलम है। इस एक का नाम मैंने C1 रखा और एक का नाम C2 रखा। अब इसके बाद हम इस सारे को इंट्रोडक्शन को अगर हम सम अप करें तो हमने ये पढ़ा है कि कालब का जो तसव्वुर है वो 19वीं सदी के इंग्लिस्तान के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर केले ने पेश किया। उसके बाद है कि कालब होता क्या है, तो अगर हम हकीकी अदाद लें उसको मुस्ततिली बनावट बनाएं और उसको ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये हमारे पास कालब बन जाता है। अब कालब के अंदर जो हकीकी अदाद होते हैं उसको कालब के अरकान या अंदराज का नाम देते हैं हम। अब अगला काम है कि कालब के अंदर जो हमारे पास ए बी सी अगर हमने लेने हो, मिसाल के तौर पर कोई भी वेरिएबल लेने हो, तो वो हम छोटे ए बी सी यूज़ करेंगे। अब कालब में उफ़ की बनावट या साख़त होती है उसको कतार कहते हैं और अमूदी बनावट या साख़त को कॉलम कहते हैं। अब इसके बाद हम स्टूडेंट करते हैं आगे है हमारे पास होता है कि कालब का मर्तबा। अब हमें एक कोई भी कालब दिया जाए और हमने उसका चेक करना कि उस कालब का मर्तबा क्या है। तो जैसे मेरे पास ये है कि कालब का मर्तबा कैसे चेक करते हैं, तो कालब में कालमों और कतारों की तादाद के तयन को कालब का मर्तबा कहते हैं। अब जो भी हमें दिया जाएगा उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उसमें कतारें कितनी हैं और फिर हम उसमें चेक करेंगे कि उसमें कॉलम कितने हैं। यानी किसी भी कालब के अंदर कालमों और कतारों की तादाद के तयन को कालब का मर्तबा कहते हैं। जैसे मेरे पास ये एक
कॉलम है, तो इसमें हमारे पास 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम है, तो लिहाजा ए का जो मर्तबा बना वो क्या बना, 2/2। अब ए का मर्तबा हमारे पास है 2/2। अब कॉलम हमारे पास, इसको आम तौर पर ना मर्तबे को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं m/n, या इसको हम लिख सकते हैं m क्रॉस n भी लिख सकते हैं। m क्रॉस n का मतलब होगा कि जितनी कतारें होंगी क्रॉस जितने कॉलम होंगे, तो ये हमारे पास है 2x2 का मैट्रिक्स। अब अगले आते हैं मसावी कालब से क्या मुराद है, यानी कि 2 कालब हैं तो वो मसावी कब होंगे। अगर ए और बी 2 कालब हो तो हम ए को बी के मसावी कहेंगे। कब कहेंगे, जब नंबर 1 तो ए का मर्तबा बी के मर्तबे के बराबर हो, और नंबर 2 ए का हर रुकन बी के मुतनादरा रुकन के बराबर हो। यानी कि ए का रुकन, ए का पहला रुकन बी के पहले रुकन के बराबर हो, ए का दूसरा रुकन बी के दूसरे रुकन के बराबर हो, और नंबर 2 उनके ए का मर्तबा बी के मर्तबे के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मसा। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि कॉलम का मर्तबा हम कैसे बताते हैं, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, यानी मशक नंबर 1.1 आती है। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमने बताना है कि मुदरजा झैल कालबों का मर्तबा बताएं। अब हमने इन कालबों का मर्तबा बताना है, तो जैसे मेरे पास ये ए कालब है, हमें ये दिया गया है ए कालब, तो हमने इसका मर्तबा बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ लिखेंगे ए का मर्तबा बराबर किसके होगा, तो बराबर जैसे हम लिखते हैं कि इसमें कतारें कितनी, इसमें 2 कतारें हैं, तो हम लिखेंगे 2/2। तो इसका मतलब है कि इस कालब को, जब भी हमें कोई कालब दिया जाए और हमने चेक करना उसका मर्तबा कितना है, तो उसमें जितनी कतारें होंगी जितने कॉलम होंगे। अब स्टूडेंट इसको देखते हैं, तो ये बी हमारे पास है, तो बी का हमने मर्तबा बताना, तो यहाँ हम लिखेंगे बी का मर्तबा। तो बी का मर्तबा कैसे लिखेंगे, अब देखें इसमें कतारें कितनी हैं, 2 कतारें हैं, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो हम कैसे लिखेंगे 2/2। तो ये सिंपल सी बात है कि हम इस मर्तबे को चेक कैसे करते हैं। अब देखें ये वाला जो हमारे पास है सी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी का मर्तबा। तो सी का मर्तबा कितना निकलेगा, कितने कतारें हैं, तो कतार इसमें 1 है, लेकिन कॉलम इसमें कितने हैं, तो कॉलम इसमें 2 हैं, तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं 1/2। और सिंपल इसी तरह हमारे पास यहाँ आ जाते हैं डी पर, तो हम लिखेंगे डी का मर्तबा। तो डी का मर्तबा कैसे बताते हैं, तो देखें कतारें कितनी, 1 कतार है, 2 कतार है, तीसरी यानी कि ये 3 कतारें हैं और एक कॉलम है, तो हम इसको कह सकते हैं 3/1। इसका मर्तबा हमारे पास क्या बनता है, 3/1। अब स्टूडेंट देखते हैं कि ई का मर्तबा क्या होगा। अब यहाँ ई हमारे पास है, तो इसमें देखें कतारें कितनी हैं, इसमें हमारे पास 3 कतारें हैं, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई का मर्तबा जो है वो हमारे पास कितना है, ई का मर्तबा हमारे पास है 3/2। और इस तरह ये एफ़ है हमारे पास, तो एफ़ का मर्तबा बताना हो तो यहाँ हम लिखेंगे एफ़ का मर्तबा। तो वो ये कैसे पता चलेगा, कितनी कतारें हैं, 1 कतार है, कॉलम कितने हैं, 1 ही कॉलम है, तो ये 1/1। तो स्टूडेंट ये जी और एच ये मैं आपकी असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, मतलब ये आपने असाइनमेंट के में मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं कि इनका जी का और एच का मर्तबा क्या है। अब अगला सवाल, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि मालूम कीजिए कि मुदर्जा झैल में से कौन से कालब आपस में मसावी हैं। अब हमने ये बताना है कि ये जो सारे मैट्रिसेस मेरे पास दिए गए हैं, ABCDEFGHIJ, और हमने ये बताना है कि कौन सा किसके मसावी है। अब स्टूडेंट जैसे हमने शुरू में बताया था कि मसावी कालब कब होते हैं, जब नंबर 1 तो उनका मर्तबा बराबर हो, नंबर 2 उनके मुतनाज़रा अरकान बराबर हो। अब कुछ कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये सी है, तो जब हम सी को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, 3 आता है, यानी कि 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ए और सी जो है मसावी हैं, क्योंकि ए और सी का मर्तबा बराबर है, और नंबर 2 ए और सी के मुतनाज़िर अरकान भी बराबर हो। तो हम कह सकते हैं ए मसावी है किसके, सी के। ए और सी आपस में मसावी हैं क्योंकि ए और सी का मर्तबा बराबर है। स्टूडेंट आपने इसी तरह बी को चेक करना है कि ये किसके मसावी है। तो बी में हमारे पास पहला जो है वो 3 है, दूसरा जो है वो रुकन जो है वो 5 है। तो हम यह सारों में से चेक करते हैं तो कोई भी ऐसा हमारे पास कॉलम नहीं है
जिसका पहला जो है वो 3 हो और दूसरा नहीं है बी हमारे पास जो है, यानी जो बी है वो हमारे पास मसावी है किसके, आई के। क्योंकि आई को अगर हम चेक करते हैं तो वो भी 3 और 5 है, वो भी 3 और 5 है। अब हम स्टूडेंट आते हैं डी को, तो डी को चेक करें 5 और 3। हाँ, इस जैसा कोई भी हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स नहीं है जिसका जो हमारे पास है 5 और 3 हो। इसका मतलब है कि वो किसी के भी मसावी नहीं है। अब हम आते हैं जी पर, ई ई पर, ई एच और जे, ई एच और जे, ये तीनों कालब एक दूसरे के मसावी हैं क्योंकि इनका मर्तबा भी बराबर है और इनके मुतनाज़रा अरकान भी बराबर हैं। और नंबर 2, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम जब देखते हैं तो जो हमारे पास बचा है वो है एफ़, एफ़ और जी। अब एफ़ हमारे पास जो है ना वो है 2/6, और जब हम जी को सॉल्व करते हैं तो वो भी 2/6। इसका मतलब है कि एफ़ जो है वो हमारा मसावी है किसके, जी के। जी, तो इस तरह हम दो कालब जब हम दिए जाएंगे तो हमने चेक करना हो कि वो मसावी हैं या नहीं है, तो हम इस तरह उनको चेक करेंगे। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम चेक करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया गया, ए बी सी और डी की हमने कीमतें मालूम करनी है। कब मालूम करनी है, जब के दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती है, यानी कि ये जो मसावात अगर हमें दी गई, अगर ये अपने दुरुस्तगियत कायम रखे। अब हमें कैसे पता है दुरुस्तगियत क्या मतलब, अब हमें दो कालब दिए गए, ये वाला कालब इसके मसावी है। असल में उसके कहने का मकसद ये है कि अगर ये वाला कालब इसके मसावी हो तो आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की कीमत निकालनी है। अब स्टूडेंट देखें हम ये कीमत कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे मवादना करते हैं। मवादना, क्योंकि दो कालब जब मसावी होते हैं तो पहले वाला जो है वो पहले के बराबर होता है, दूसरे वाला दूसरे के, तीसरे वाला तीसरे के, चौथे वाला चौथे के। तो अब हम चेक करते हैं। अब पहले हमने मवादना करने के लिए पहले को पहले के बराबर रखा तो ये हमारे पास एक मसावात बन गए, ये दूसरे को दूसरे के बराबर रखा तो दूसरी मसावात बन गई, तीसरे को तीसरे के बराबर रखा तो ये तीसरी मसावात बन गए, और इस तरह चौथे को चौथे के मसावी रखेंगे तो ये चौथी मसावात बन जाए, यानी कि ये 4 मसावातें बन गई। और स्टूडेंट यहाँ एक बात आपने जहन में रखनी है कि जितने वेरिएबल की कीमत निकालनी हो उतनी मसावातें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अगर उससे कम मसावातें मौजूद होंगी तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो अब यहाँ से चेक करते हैं वैल्यू कहाँ से निकल सकती है। और दूसरी बात यहाँ और भी ध्यान में रखें कि मसावात एक हो, वेरिएबल दो हो तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता ना हो। तो स्टूडेंट इन दो बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल बिल्कुल ईजी है। आप देखें पहले हमारे पास ये ए और सी दो वेरिएबल खड़े हैं तो लिहाजा यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। A+2 भी, यहाँ भी दो वेरिएबल है तो यहाँ भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। सी, अब यहाँ एक वेरिएबल है तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये -1 है, ये इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस जो है वो दूसरी तरफ जाने से प्लस हो जाता है। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास सी इधर ही रहेगा और ये -1 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3+1, और 3+1 4। इसका मतलब है कि सी की वैल्यू जो हमारे पास निकल आई है वो 4 निकल आई है। अब देखें 4 मतलब है कि इसको देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास वेरिएबल एक है लेकिन आ दो दफ़ा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड पर इकट्ठा करेंगे और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ हमने ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप में दो काम किए हैं। पहले तो हमने ये 2D को उठा के इधर ले आए और -6 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 2D इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये -6 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 4D में से जब हम 2D निकालेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 2D। मतलब क्या है कि 2D बराबर किसके आ गए, 6 के। तो यहाँ से हमने D की वैल्यू निकालनी है तो 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। इस तरह हमारे पास D और C की वैल्यू निकल आई। अब अगर ये C की वैल्यू हम इसकी जो मसावात है वो 1 में पुट कर दें, C=4 को मसावात में अगर दर्ज कर दें तो C की जगह हम यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ से A की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि ये +4 है, जब बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, और इस तरह A=-4 हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम अगर ये माइनस ए यानी कि हमारे पास जो ए वाली वैल्यू है, अगर हम ये मसावात इसमें दर्ज कर देते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, बी की। अब यही है कि हमने ए की वैल्यू मसावात इसमें पुट की, तो ए की वैल्यू थी -4 पुट की, तो -4 जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो हमारे पास 2b बराबर आ जाएगा -3। हमने निकालनी है वैल्यू बी की, तो b इज़ इक्वल टू -3/2, यानी कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हम ये b की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह हम ये एक्सरसाइज नंबर 1 यानी कि 1.1 नाइन्थ क्लास की ये हमने कंप्लीट कर ली। अगर इसमें किसी को भी कोई मसला हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह आपकी मदद करे।